एक मर्चेंट नेवी अधिकारी की उसकी पत्नी और उसके प्रेमी द्वारा की गई निर्दयी हत्या का वीडियो वायरल हो रहा है। आइए मैं आपको इस अजीब घटना के बारे में बताती हूँ। यह घटना उत्तर प्रदेश के मेरठ में घटी। सौरभ राजपूत मर्चेंट नेवी अधिकारी थे और उनकी पत्नी का नाम मुस्कान रस्तोगी है। मुस्कान का बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला है। घटना में ये 3 लोग शामिल हैं। सौरभ और मुस्कान के बीच अच्छे संबंध थे। उनकी शादी 2016 में हुई थी और उनकी एक 6 साल की बेटी भी है। चूंकि सौरभ मर्चेंट नेवी में थे, इसलिए वे हमेशा अपने परिवार से दूर रहते थे और उनके साथ समय बिताने का उन्हें कभी मौका नहीं मिलता था। यही कारण है कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ अधिक समय बिताने के लिए मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़ने का फैसला किया। सौरभ के परिवार ने उनकी नौकरी छोड़ने के फैसले को अस्वीकार कर दिया, जिससे घर में समस्याएं पैदा होने लगी। अपने परिवार के साथ लगातार बहस के कारण उन्होंने उन्हें छोड़ने का फैसला किया। सौरभ अपनी पत्नी मुस्कान के साथ किराए के मकान में रहने लगा। इस बीच मुस्कान व्हाट्सएप के जरिए अपने पुराने स्कूल के दोस्त साहिल से दोबारा जुड़ गई। उनकी दोस्ती जल्द ही प्रेम प्रसंग में बदल गई। सौरभ की मुस्कान और साहिल के बीच प्रेम संबंध के बारे में पता चला और उसने तलाक लेने का भी विचार किया। हालांकि बाद में उन्होंने मर्चेंट नेवी में फिर से शामिल होने का फैसला किया और 2023 में नौकरी के लिए रवाना हो गए। इस बीच मुस्कान और साहिल के रिश्ते मजबूत हो गए और वे नियमित रूप से ड्रग्स का सेवन करने लगे। जब सौरभ 2023 में मर्चेंट नेवी में दोबारा शामिल हुआ तो मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रचनी शुरू कर दी। साहिल सौरभ को मारना नहीं चाहता था, वो सिर्फ मुस्कान से शादी करना चाहता था। लेकिन मुस्कान ने साहिल को समझाने और उस पर गहरा प्रभाव डालने की कोशिश की। उसने बताया कि उसकी मां ने उसे साहिल से शादी करने और अपनी बहू बनने के लिए कहा है। साहिल मुस्कान से बहुत प्रभावित था। वो अंततः सौरभ की हत्या में मदद करने के लिए तैयार हो गया और दोनों ने मिलकर साजिश रचनी शुरू कर दी। मुस्कान ने 2 लंबे चाकू और तनाव दूर करने वाली शक्तिशाली दवाइयां खरीदी। उन दवाओं के लिए डॉक्टर के परिचय की आवश्यकता होती थी। उन्हें दुकानों से सीधे नहीं खरीदा जा सकता था। इसलिए मुस्कान तनावग्रस्त होने और दवा की जरूरत होने का बहाना बनाकर डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने उसे दवा दी और उसने उसे खरीदने के लिए डॉक्टर के पर्चे का इस्तेमाल किया। उसने शामक दवाई अपने पास रख ली और सही समय का इंतजार करने लगी। मुस्कान को उसके जन्मदिन पर सरप्राइज देने के लिए सौरभ भारत लौट आया। वो 24 फरवरी 2025 को वापस लौटा। अगले दिन 25 फरवरी 2025 को मुस्कान और साहिल ने नशीला पदार्थ खिलाकर सौरभ को मारने की कोशिश की। उन्होंने सौरभ के खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया और उसने सब खा लिया। सौरभ गहरी नींद में सो गया था, लेकिन वो होश में था। मुस्कान और साहिल की उसे मारने की पहली कोशिश नाकाम हो गई थी। बाद में 4 मार्च 2025 को उन्होंने फिर से कोशिश की। मुस्कान ने सौरभ के खाने में ज़्यादा तेज नशीले पदार्थ मिला दिए। सौरभ ने खाना खाया और वो बेहोश हो गया। इसके बाद मुस्कान ने सौरभ की चाकू घोंपकर हत्या कर दी और उसके शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। इसके बाद दोनों ने शव के टुकड़ों को एक बड़े से ड्रम में रखा और उसमें सीमेंट भर दिया। इसके बाद मुस्कान और साहिल हिमाचल प्रदेश के शिमला में चले गए। सौरभ के परिवार को तब संदेह हुआ जब वे उससे संपर्क नहीं कर सके, क्योंकि जब वो काम के लिए बाहर जाता था तो वे आमतौर पर उससे संपर्क कर पाते थे। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया। जब पुलिस वाले घर पहुंचे तो उन्हें एक नीला ड्रम मिला। वे ये देखकर चौंक गए कि ड्रम में सौरभ का क्षत विक्षत शरीर था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुष्टि हुई कि वो सौरभ ही था और उसकी हत्या 2 हफ्ते पहले की गई थी।
मुस्कान और साहिल को तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। सौरभ की बेटी पड़ोसियों से कहती रही कि उसके पिता ड्रम में है। इसका मतलब यह है कि बच्ची को हत्या और उसके बाद की घटना के बारे में पूरी जानकारी थी। पता चला कि सौरभ का सिर धड़ से अलग था और दोनों हाथ की कलाई कटी हुई थी। उसकी त्वचा पर गीला सीमेंट डालकर उसे जलाने का प्रयास किया गया था। उसके दांत हिल रहे थे और उसकी त्वचा बहुत ढीली हो चुकी थी। ये सभी निष्कर्ष थे। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। उत्तर प्रदेश के औरिया जिले में एक और अजीब घटना घटी। एक महिला ने कथित तौर पर अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रची। आश्चर्य की बात यह है कि इस जोड़े की शादी सिर्फ 2 सप्ताह पहले हुई थी। मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ। महिला का नाम प्रगति यादव है और उसके प्रेमी का नाम अनुराग यादव है। दोनों पिछले 4 साल से रिलेशनशिप में थे। प्रगति का परिवार उनके रिश्ते के खिलाफ था। 5 मार्च 2025 को उसे दिलीप यादव से शादी करने के लिए मजबूर किया गया। प्रगति इस शादी से खुश नहीं थी और अनुराग के साथ रहने पर अड़ी रही। उसके परिवार ने अनुराग को अस्वीकार किया और दिलीप से शादी करने के लिए उसको मजबूर किया। इसके बाद प्रगति और अनुराग ने उसके पति दिलीप को मारने की योजना बनाई और फैसला किया। दोनों ने स्वयं हत्या करने के बजाय एक हत्यारे को किराए पर लेने का निर्णय लिया। प्रगति ने हत्या की योजना बनाने के लिए अनुराग को 1 लाख रुपए दिए और अनुराग ने दिलीप की हत्या के लिए 2 लाख में एक हत्यारे को काम पर रख लिया। सुपारी हत्यारे ने सहमति जता दी और सारी योजना बना ली। 19 मार्च 2025 को दिलीप किसी काम से कनौज से लौट रहा था। वो बड़े सड़क किनारे एक होटल के पास रुका था। तभी 2 व्यक्ति मदद के लिए उसके पास आए। उन्होंने फंसे हुए वाहन के लिए मदद मांगने की उससे कोशिश की, नाटक किया और उसे बाइक पर बिठा लिया। कुछ दूर जाने के बाद दिलीप पर हमला कर उसे गोली मार दी गई और दोनों युवक मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने उसे घायल अवस्था में पाया और अस्पताल पहुंचाया, लेकिन 3 दिन बाद दिलीप की मौत हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की और आखिरकार अनुराग को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को पता चला कि प्रगति ही मास्टरमाइंड थी। प्रगति ने दिलीप को मारने का फैसला किया ताकि वो उससे छुटकारा पा सके, क्योंकि उसके परिवार ने अनुराग को स्वीकार नहीं किया था। आगे की जांच अभी जारी है। तीसरी घटना बेंगलुरु में घटी। रियल एस्टेट एजेंट और लोन कंसल्टेंट लोकनाथ सिंह की उनकी पत्नी यशस्विनी और सास हेमाबाई ने हत्या कर दी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या। 22 मार्च 2025 को शाम 5:30 बजे पुलिस नियंत्रण कक्ष को 112 पर एक संकट कॉल प्राप्त हुई। एक कार के अंदर एक व्यक्ति का गला कटा हुआ शव मिलने की खबर है। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में पता चला कि लोकनाथ की मौत हो चुकी है। लोकनाथ और उनकी पत्नी यशस्विनी 2 साल तक गुप्त रिश्ते में रहे और बाद में उन्होंने शादी करने का फैसला किया। यशस्विनी के परिवार ने उनकी उम्र के अंतर के कारण इस शादी का विरोध किया। लोकनाथ 37 साल के थे और यशस्विनी उनसे बहुत छोटी थी। इस विवाह को गुप्त रखा गया और वे अपने माता पिता के घर में ही रह रहे थे तथा अक्सर मिलते थे। कुछ दिनों बाद यशस्विनी के परिवार को इस शादी के बारे में पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने दावा किया कि लोकनाथ एक अच्छा आदमी नहीं था और उसका किसी से प्रेम संबंध था। यशस्विनी को झटका लगा। लोकनाथ अवैध व्यापारिक लेन देन में भी शामिल था। इससे यशस्विनी और लोकनाथ के बीच बहस छिड़ गई। इसके बाद यशस्विनी ने लोकनाथ को तलाक देने का फैसला किया। लोकनाथ क्रोधित हुआ और अपनी पत्नी और सास हेमाबाई को धमकी देने लगा।
वो डर गए थे और इसकी वजह से उन्होंने उसकी हत्या करने का फैसला किया। उन्होंने योजना बनाई और लोकनाथ के खाने में नींद की गोलियां मिलाई। जब वो बेहोश हो गया तो वो उसे बहला फुसला कर किसी अन्य जगह पर ले गए। उसकी माँ ऑटो रिक्शा में उनके पीछे पीछे जाती रही। एक सुनसान स्थान पर पहुंचकर उन्होंने लोकनाथ का गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद यशस्विनी अपनी माँ के साथ ऑटो रिक्शा में बैठकर वहां से भाग गई। बाद में लोकनाथ के भाई ने उसकी तलाश की और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिससे हत्या का खुलासा हुआ। पुलिस ने यशस्विनी और हेमाबाई को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जांच अभी जारी है। लोकनाथ पहले से ही धोखाधड़ी के एक मामले में केंद्रीय अपराध शाखा की जांच के दायरे में था और इससे सब कुछ जटिल हो गया। चौथी घटना पश्चिम बंगाल के हावड़ा में घटी। एक महिला ने कथित तौर पर अपनी बेटी की शिक्षा के लिए धन जुटाने हेतु अपने पति को अपनी किडनी बेचने के लिए मजबूर किया। उसने दावा किया कि उनकी 12 वर्षीय बेटी को अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य मिलना चाहिए, लेकिन उसने पैसों के लिए उसे प्रताड़ित किया। उसने उसे किडनी बेचने के लिए मजबूर कर 10 लाख रुपयों की मांग की। पति ने मना कर दिया, लेकिन पत्नी ने उसे 1 साल तक परेशान किया। अंततः वह सहमत हो गए और जनवरी 2025 में अपनी किडनी बेचकर अपनी पत्नी को 10 लाख रुपए दे दिए। आखिर क्या ये उनकी बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए नहीं है? कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी ने योजना बनाई और 10 लाख रुपए और कुछ अन्य कीमती सामान लेकर वो भाग गई। लेकिन क्यों? उसका एक प्रेम प्रसंग चल रहा था और वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। उसका पति सर्जरी से उबर रहा था और फिर अचानक अपनी पत्नी की तलाश करने लगा। परिवार और दोस्तों की मदद से उन्होंने उसे कोलकाता में एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हुए पाया जिससे उसकी मुलाकात 2024 में फेसबुक पर हुई थी। उसका पति, बेटी और सास उससे पूछताछ करने उसके घर गए और पूछा कि वो 10 लाख रुपए लेकर क्यों भाग गई। पत्नी ने अपने ससुराल से कोई भी पैसा लाने से इनकार किया और दावा किया कि वो केवल 16 साल की शादी की बचत लेकर ही आई थी। उन्होंने अपने 16 साल के वैवाहिक जीवन के दौरान शारीरिक शोषण का भी हवाला दिया। पति ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उसने अपनी बेटी की शिक्षा के लिए अपनी किडनी बेची थी। इससे गर्मा गर्मी बहस गई और जांच उसकी चल रही है। आपने 4 मामले देखे। पुरुषों की हत्या कर दी गई, उन्हें घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ा। 5वीं घटना बहुत ही विचित्र है, मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। इससे पहले की 4 घटनाओं में महिलाओं ने प्रेम प्रसंग में अपने पतियों की हत्या कर दी थी, लेकिन यह घटना अनोखी है। अपनी पत्नी द्वारा मारे जाने से बचने के लिए एक पति ने उसके प्रेमी की हत्या कर दी और अपनी शादी बचा ली। अजीब है ना? चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। हरदीप हरियाणा के रोहतक का एक विवाहित व्यक्ति है। हरदीप ने अपना घर किराए पर दे रखा था और जगदीप किराएदार था। जगदीप का हरदीप की पत्नी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। हरदीप को जब इस बारे में पता चला तो उसे डर था कि कहीं वे उसे मार न दे, इसलिए उसने खुद को बचाने के लिए योजना बनाई। 24 दिसंबर 2024 को हरदीप और उसके दोस्तों ने काम के बाद जगदीप का अपहरण कर लिया। उसके हाथ बांध दिए और मुंह कपड़े से बंद कर दिया। वो मदद के लिए चिल्ला नहीं सका और उसकी पिटाई की गई। समूह उसे चरखी दादरी में एक दूर स्थान पर ले गया। हरदीप ने पहले ही कुछ लोगों को वहां 7 फुट गहरा गड्ढा खोदने के लिए पैसे दिए थे और उन्हें बताया था कि ये बोरवेल के लिए है। जगदीप को एक गड्ढे में ले जाकर जिंदा दफनाया गया। इसके बाद हरदीप और उसके दोस्त मौके से भाग गए। जनवरी 2025 को पुलिस स्टेशन में जगदीप की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जांच के बाद पुलिस को इस मामले में हरदीप की भागीदारी का पता चला। पूछताछ के दौरान लोगों ने हत्या का विवरण बताया। शव 24 मार्च 2025 को गड्ढे से बरामद किया गया।
इसका मतलब यह है कि जगदीप को जिंदा दफनाए जाने के 3 महीने बाद शव बरामद किया गया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। ये बहुत ही अजीब बात है। आप किसी जिंदा व्यक्ति को कैसे दफना सकते हैं? जांच अभी चल रही है। ये 5 हत्या के मामले बहुत ही अजीब है। पिछले 1-2 महीनों में ऐसे मामलों में वृद्धि हुई है। भारत में घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार से महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कानून हैं। लेकिन पुरुषों की सुरक्षा के लिए कानून का क्या? क्या वे इसके लायक नहीं है? उनकी सुरक्षा कैसे होगी? क्या आपको लगता है कि पुरुषों के लिए भी कानून होना चाहिए? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।